नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी के उस ऐतिहासिक कदम की जो कैंपस में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा। उच्च शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में सीखना भी है। हाल ही में यूजीसी ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अर्थात जाति आधारित भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए न्यू इक्विटी गाइडलाइन जारी की है। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए अब कॉलेज कैंपस में क्या बड़े बदलाव होंगे, आइए जानते हैं। क्या अब शिकायत करना आसान होगा? आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से विश्लेषण करेंगे। देश के कैंपस में आजकल एक अजीब सी बेचैनी है। एक बहस छिड़ी हुई है और सवाल यह है कि आखिर छात्र उबल क्यों रहे हैं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे सामने है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के 2026 के नए नियमों से जुड़े कुछ दस्तावेज और विश्लेषण। ये नियम जुड़े हैं कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में होने वाले भेदभाव से। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इन नियमों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की जो कहानी है, इनके असर और इनसे जुड़ी आशंकाओं को भी समझना है। इन स्रोतों के आधार पर हम देखेंगे कि ये कानून क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या ये वाकई सामाजिक न्याय का एक मजबूत हथियार बनेगा या फिर इसके दुरुपयोग का खतरा ज़्यादा है। मामला काफ़ी पेचीदा है, इसकी कई परतें हैं। तो चलिए इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कानून अचानक मतलब आसमान से नहीं टपका है। इसके पीछे एक लंबा और सच कहूं तो काफी दर्दनाक इतिहास है। सही कहा आपने। इसकी जड़ें तो 2012 तक जाती हैं, लेकिन कहानी में असली मोड़ हाल के कुछ सालों में आया। 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या ने जैसे पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था। उनका वो खत, माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट, मेरा जन्म ही मेरे घातक दुर्घटना है। हाँ, ये शब्द आज भी गूंजते हैं। ये सिर्फ एक छात्र की जान नहीं गई थी, ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान था। और ये कोई अकेली घटना तो थी नहीं। 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी का मामला सामने आया। एक होनहार डॉक्टर जिस पर आरोप लगे कि उसे मुंबई के एक नामी मेडिकल कॉलेज में जाति के आधार पर इतना प्रताड़ित किया गया है कि उसने अपनी जान दे दी। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि भेदभाव की जड़ें हमारी सोच में कितनी गहरी हैं। इन्हीं घटनाओं की गूंज जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो 2025 में कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की। अदालत ने 2012 के पुराने नियमों को कागजी शेर कहा। कागजी शेर मतलब एक ऐसा शेर जो दिखता तो है पर दहाड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि अब सलाह मशवरे का वक्त गया। एक ऐसा सख्त और बाध्यकारी कानून बनाइए जो सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि जमीन पर असर दिखाए। यूजीसी का ये 2026 का नया रेगुलेशन उसी आदेश का नतीजा है। तो ये तो साफ है कि एक मजबूत कानून की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि इस नए शेर में ऐसा क्या है जो पुराने वाले में नहीं था। मतलब 2012 और 2026 के नियमों में बुनियादी फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए कि 2012 का नियम एक गाइड बुक जैसा था, जिसे आप चाहें तो पढ़ें, चाहें तो ना पढ़ें। लेकिन 2026 का कानून अब संविधान की तरह है, जिसका पालन करना ही होगा। ये सिर्फ सलाह से कानून तक का सफर नहीं है, ये कैंपस में शक्ति के संतुलन को बदलने की एक कोशिश है। इसमें 4 बड़े बदलाव हैं। ओके, पहला है इसकी प्रकृति। जैसा मैंने कहा, पुराने नियम एडवाइजरी यानी सलाह थे। नए नियम रेगुलेशन यानी कानून है जो हर संस्थान पर बाध्यकारी है। इसे नजरअंदाज करने का विकल्प अब खत्म हो गया है। मतलब अब कोई यूनिवर्सिटी ये नहीं कह सकती कि हमें ये ठीक नहीं लगा इसलिए हमने नहीं माना। अच्छा, दूसरा बड़ा बदलाव क्या है? दूसरा है इसका दायरा। पहले के नियम सिर्फ छात्रों पर होने वाले भेदभाव की बात करते थे, लेकिन नया कानून कैंपस में मौजूद हर व्यक्ति को अपनी छतरी के नीचे ले आता है। छात्र, शिक्षक और दूसरे कर्मचारी भी। ये एक बहुत बड़ा विस्तार है। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब भेदभाव किसी भी स्तर पर हो, अब उसकी शिकायत हो सकती है। और तीसरा बदलाव सुरक्षा चक्र से जुड़ा है ना? हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी बदलाव में से एक है। 2012 के नियम मुख्य रूप से एससी और एसटी समुदायों को सुरक्षा देते थे, लेकिन 2026 का कानून एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र बनाता है। इसमें अब एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन
पीडब्ल्यूडी सभी शामिल है। तो एक तरह से कैंपस का लगभग हर व्यक्ति अब इस सुरक्षा कवच के अंदर है। बिल्कुल। और चौथा सबसे बड़ा सवाल, सजा का क्या? क्योंकि बिना सजा के डर के कोई भी कानून कागजी शेर ही रहता है। और यहीं पर इस कानून को असली ताकत दी गई है। पहले सजा का कोई साफ प्रावधान नहीं था। अब अगर कोई संस्थान इन नियमों को लागू करने में आनाकानी करता है या भेदभाव के मामलों पर कार्रवाई नहीं करता, तो यूजीसी उसकी फंडिंग रोक सकती है, उसकी डिग्री देने की मान्यता छीन सकती है और यहाँ तक कि उस संस्थान को बंद भी करवा सकती है। वाह, ये अब सिर्फ कागजी धमकी नहीं बल्कि सीधी जवाबदेही है। जी। तो ये कानून कागज पर तो बहुत मजबूत दिख रहा है, फंडिंग रोकने से लेकर मान्यता रद्द करने तक की ताकत। लेकिन असली सवाल यह है कि एक छात्र के लिए इसका क्या मतलब है? अगर किसी को भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो वो इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा? प्रक्रिया क्या है? इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक समान अवसर प्रकोष्ठ यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना ही होगा, EOC। शिकायत करना भी आसान कर दिया गया है। आप ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं, लिखित में शिकायत दे सकते हैं या फिर एक 24/7 हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं। और जहां तक मैंने पढ़ा है, शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग बदला लिए जाने के डर से चुप रह जाते हैं। बिल्कुल, गोपनीयता इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, इक्विटी एम्बेसडर का। ये लोग हॉस्टल और विभागों में एक तरह से निगरानी रखेंगे ताकि कोई भी भेदभाव वाली घटना बढ़ने से पहले ही पकड़ में आ जाए। ठीक है, शिकायत हो गई, लेकिन न्याय कब मिलेगा? क्योंकि हमारे यहाँ तारीख पर तारीख का सिस्टम तो बहुत पुराना है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात। इस कानून में इसी बात का खास ध्यान रखा गया है। समय सीमा बहुत सख्त है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी को बैठक करनी होगी। इस कमेटी को 15 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल को सौंपनी होगी। 1 मिनट, 15 दिन? बस 15 दिन जांच के लिए? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल में मुमकिन है? क्या इससे जल्दबाजी में गलत फैसले होने का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? ये एक वाजिब चिंता है और ये इस कानून के लागू होने के सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। लेकिन इसके पीछे सोच ये है कि मामलों को लटकाया ना जाए। रिपोर्ट मिलने के बाद संस्थान के प्रमुख को 7 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी और अगर शिकायतकर्ता उस फैसले से खुश नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन के पास अपील भी कर सकता है। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, ये फैसला आखिर करेगा कौन? ये इक्विटी कमेटी क्या बला है और इसमें कौन लोग होंगे? क्योंकि कमेटी की बनावट ही तय करेगी कि न्याय कितना निष्पक्ष होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कमेटी की संरचना बहुत ध्यान से तय की गई है। इसमें कुल 10 सदस्य होंगे। संस्थान के प्रमुख यानी VC या प्रिंसिपल, एक सीनियर प्रोफेसर, वार्डन या कोई और स्टाफ सदस्य, छात्रों का एक प्रतिनिधि, समाज से एक बाहरी विशेषज्ञ जैसे किसी NGO से और एक सदस्य सेक्रेटरी। और इसमें एक शर्त भी है, अनिवार्य प्रतिनिधित्व की। इसका क्या मतलब है? क्या कमेटी में सारे लोग आरक्षित वर्ग से होंगे? इसको लेकर काफी भ्रम फैलाया जा रहा है। यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे दूर करना जरूरी है। अनिवार्य प्रतिनिधित्व का मतलब ये नहीं है कि कमेटी के सभी सदस्य आरक्षित वर्ग से होंगे। इसका मतलब ये है कि कमेटी में विविधता होनी चाहिए ताकि हर पक्ष की आवाज सुनी जा सके। कमेटी में SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग वर्ग का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, लेकिन संस्थान के प्रमुख और सीनियर प्रोफेसर तो किसी भी वर्ग के मतलब जनरल वर्ग के हो सकते हैं। मकसद संतुलन बनाना है, किसी एक वर्ग का दबदबा बनाना नहीं। ओके, तो कानून का ढांचा और प्रक्रिया तो साफ है, लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इस पर भी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। चलिए अब इस बहस के दोनों पहलुओं को समझते हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं, वो इसे एक क्रांतिकारी कदम क्यों मान रहे हैं? जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो इसे आजाद भारत के इतिहास में सामाजिक न्याय की एक बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। उनका मानना है कि ये विश्वविद्यालयों में सवर्णों के उस कथित वर्चस्व, उस हेजेमनी को तोड़ेगा जिसकी बात सालों से होती रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो जातिगत भेदभाव सिर्फ एक नैतिक बुराई थी, वो अब कानूनी तौर पर एक दंडनीय अपराध बन जाएगा। और इसके विरोध में जो आवाजें उठ रही हैं, खासकर सवर्ण छात्रों की तरफ से, उनके डर की वजह क्या है? वो इसे लेकर इतने आशंकित क्यों हैं? यहाँ कुछ बहुत गंभीर चिंताएं हैं। सबसे बड़ा डर ये है कि इसे दूसरे SC/ST एक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
उन्हें लगता है कि ये कानून सुरक्षा देने के बजाय उत्पीड़न का एक हथियार बन सकता है। मतलब उन्हें इसके गलत इस्तेमाल का डर है। कि सिर्फ आरोप लगने भर से ही किसी को बिना सबूत के दोषी मान लिया जाएगा। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि ओबीसी समुदाय, जो कई राज्यों में सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक प्रभुत्वशाली वर्ग है, एक डोमिनेंट क्लास है, उसे शोषित की श्रेणी में रखना एक राजनीतिक फैसला है, सामाजिक हकीकत नहीं। इन सब में शायद सबसे बड़ी चिंता झूठी शिकायतों को लेकर है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, इस कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जो इस चिंता को और बढ़ाता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। ये इस कानून की सबसे कमजोर कड़ियों में से एक हो सकती है। पुराने ड्राफ्ट में ये साफ लिखा था कि अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन 2026 के इस फाइनल कानून में से उस प्रावधान को हटा दिया गया है। एक मिनट रुकिए, उसे हटा दिया गया? ऐसा क्यों किया गया होगा? ये तो दुरुपयोग के लिए दरवाजे खोलने जैसा है। बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अब शिकायत करने वाले पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये तो वाकई एक बड़ी कमी है। क्या कानून में और भी कोई ऐसी खामी है जिस पर हमारी नजर जानी चाहिए? एक और बहुत बड़ी खामी है और वो है सजा की अस्पष्टता। कानून ये तो कहता है कि संस्थान के प्रमुख को कार्रवाई करनी होगी, लेकिन ये नहीं बताता कि अगर कोई शिक्षक या छात्र भेदभाव का दोषी पाया जाता है तो उसे क्या सजा मिलेगी। मतलब सजा क्या होगी, ये कौन तय करेगा? यही तो समस्या है। ये पूरी तरह से संस्थान के प्रमुख यानी वीसी या प्रिंसिपल के विवेक पर, उनके डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है। और यहीं पर इस कानून का सबसे मजबूत हिस्सा यानी सजा असल में इसका सबसे कमजोर हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि न्याय का पैमाना संस्थान के साथ नहीं बल्कि संस्थान के प्रमुख के साथ बदलता रहेगा। एक वीसी किसी को बस चेतावनी देके छोड़ सकता है तो दूसरा उसी गलती के लिए किसी को यूनिवर्सिटी से निकाल सकता है। ये तो न्याय के सिद्धांत के ही खिलाफ है। ये शक्ति न्याय देने के बजाय पक्षपात या बदला लेने का औजार भी बन सकती है। बिल्कुल, सजा का कोई तय पैमाना न होने से ये पूरी तरह से व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव हो जाता है, जो एक बहुत बड़ा जोखिम है। चलिए अब जरा सरकार के पक्ष को भी देखते हैं। सरकार के मुताबिक इतना सख्त कानून लाने की नौबत आई ही क्यों? क्या उनके पास कोई आंकड़े हैं जो इस जरूरत को सही ठहराते हों? हाँ, और आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। यूजीसी के अपने डेटा के मुताबिक जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 2019 से 2024 के बीच 118% की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 में जहां 173 शिकायतें थीं, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 378 हो गईं। ये तो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक विस्फोट है। इसका मतलब या तो भेदभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है या फिर अब लोग पहले से ज्यादा हिम्मत करके शिकायत कर रहे हैं। दोनों ही सूरतों में ये एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में कुल 15,160 शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन न्याय ना के बराबर मिला। ये दिखाता है कि पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। इसके अलावा अकादमिक विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव बताते हैं कि आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 90% से ज्यादा फैकल्टी सवर्ण हैं। ये आंकड़ा भी व्यवस्था में एक संरचनात्मक असंतुलन की तरफ इशारा करता है। तो अब इस मुद्दे के राजनीतिक पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। जब भी ऐसा कोई बड़ा कानून आता है, उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक समीकरण जरूर होता है। यहाँ क्या खेल चल रहा है? यहाँ एक तरह का राजनीतिक त्रिनेत्र दिखता है। पहली नजर से देखें तो इसे उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों और दक्षिण भारत की राजनीति को साधने की कोशिश माना जा रहा है, जहां ओबीसी और दलित वोट बैंक बहुत अहमियत रखते हैं। और दूसरी नजर, क्या ये किसी को जवाब देने की कोशिश भी हो सकती है? इसकी भी पूरी संभावना है। कांग्रेस शासित कर्नाटक ने अपने राज्य में रोहित वेमुला एक्ट लाने का वादा किया है। कई विश्लेषक मानते हैं कि केंद्र सरकार का ये कदम उस वादे को राष्ट्रीय स्तर पर काउंटर करने और सामाजिक न्याय का श्रेय खुद लेने की एक राजनीतिक चाल है। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कानून वाकई सामाजिक न्याय के लिए है या फिर ये सवर्ण बनाम ओबीसी दलित की खाई को और गहरा करके राजनीतिक रोटियां सेकने का एक जरिया है। इसका असली मकसद क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक तरफ भेदभाव से मुक्त कैंपस की सख्त जरूरत है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे निष्पक्ष कानून की जिसका दुरुपयोग ना हो। हम कहाँ खड़े हैं? हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं,
निष्कर्ष यही है कि संतुलन ही एकमात्र रास्ता है। भेदभाव मुक्त कैंपस आज के भारत की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। लेकिन ये सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि ये कानून न्याय का साधन बने, बदले का हथियार नहीं। मेरे हिसाब से 2 बातें सबसे जरूरी हैं। और वो क्या है? पहली, झूठी शिकायतों पर सख्त दंड का प्रावधान इस कानून में वापस जोड़ना ही होगा। बिना इसके इस कानून की विश्वसनीयता हमेशा दांव पर लगी रहेगी। और दूसरी, कानून कागज पर चाहे जितना मजबूत हो, इसकी असली परीक्षा इसके लागू होने के तरीके में है। अगर इसे सही नियत और निष्पक्षता से लागू नहीं किया गया, तो ये भी एक और कागजी शेर बनकर रह जाएगा। तो आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कानून तो बन गया है, लेकिन क्या ये कैंपस के भीतर सदियों से जमी हुई सामाजिक मानसिकता को बदल पाएगा? या ये केवल एक सतही बदलाव होगा, जबकि असली भेदभाव और गहरे में जाकर अपनी जगह बना लेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से यूजीसी के नए नियमों की स्पष्टता मिली होगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या नियम बना देने से समाज की सोच बदल जाएगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोल डाला है, वहां जाकर अपनी राय जरूर दें और कमेंट में बताएं। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।